हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीके से करोगे। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है तो बाबू आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं 2025 का जो सेट नंबर 1 है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यदि आपको हिंदी के पेपर से बहुत ज्यादा डर लग रहा है और आपको तैयारी नहीं किया है तो 2025 के जितने भी सेट हैं बस आप उसको तैयारी कर लीजिए। 2025 में टोटल 7 सेट है। कितने सेट है बाबू? 7 सेट है। यदि इन 7 सेट को आप पूरी तरह से कवर कर लेंगे तो हिंदी में आप 95 प्लस स्कोर सब कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी का एक ऐसा पेपर है जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, केवल 2025 की इन 7 सेट को कवर कर लेना है, हर एक प्रश्न का उत्तर लिख लेना है और समझ लेना है। यदि आपने इतना कर लिया तो 95 प्लस स्कोर आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं 7 सेट इसी चैनल पर कवर कराऊंगा, हर एक प्रश्न का उत्तर लिख कर दूंगा ताकि आपको इधर उधर नहीं खोजना पड़े। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी जो निर्देश दिए गए आप खुद पढ़ लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल अपने पढ़ाई को फोकस करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पिक प्रश्न। ठीक है, आपको 20 बहुविकल्प प्रश्न मिलेंगे और कितने नंबर कराएंगे? 20 नंबर कराएंगे। प्रत्येक बहुविकल्प प्रश्न 1 नंबर कराएगा। ठीक है, जो पहला प्रश्न है ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़िए। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2026 में छप जाएगा। ठीक है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है बाबू? निराला जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी है, या राय कृष्ण दास जी हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो ऑलरेडी टिक लगा हुआ है कि ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है बाबू? ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। इंपोर्टेंट है, इसको रट के जाना है, 2026 में देखने को मिलेगा। दूसरा प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में? मतलब प्रेमचंद्र को विशेष दर्जा किस रूप में दिया गया है? उपन्यासकार के रूप में, या निबंधकार के, या कवि, या नाटककार। ठीक है, तो इनको किस में दिया गया है बाबू? उपन्यासकार में इनको विशेष दर्जा दिया गया है। प्रेमचंद्र को याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंस है। तीसरा प्रश्न, रानी केतकी की कहानी के लेखक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है बंग महिला, दूसरा है प्रेमचंद्र, तीसरा है इंसा अल्लाह खां, चौथा है मोहन राकेश। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक है आपको इंसा अल्लाह खान। बार बार प्रश्न पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो, जिसको आपको करके ही जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। बताना है कि कौन ऐसा है जो गद्य की विधा नहीं है। पहला ऑप्शन है महाकाव्य, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है नाटक और चौथा है एकांकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाकाव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाकाव्य क्या है बाबू? गद्य विधा की नहीं है। ठीक है, महाकाव्य आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार करना है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितना वेरी लगा दो सब कम पड़ जाएगा, क्योंकि हर साल पेपर में प्रश्न जाता है, हर साल कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। पूछेगा कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है बाबू? यशपाल जी हैं, या श्रीलाल शुक्ल जी हैं, या डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, या लाला श्रीनिवास दास हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी टिक लगा हुआ है लाला श्रीनिवास दास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू, हर साल पेपर में पूछा जाता है प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक। सबसे पहले पूछेगा कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो आपको याद रखना उपन्यास विधा की रचना है। दो तरह से प्रश्न पूछेगा, या तो पूछेगा कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो आपको बताना उपन्यास विधा, या पूछेगा परीक्षा गुरु उपन्यास के लिए कौन है, तो आपको लाला श्रीनिवास दास याद रखना है। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला विकल्प प्रश्न क्या है उसका आप ध्यान से समझिएगा और करते चलिएगा। ठीक है, आपको प्रश्न एकदम ध्यान से समझना है, यही प्रश्न आपको रिपीट होंगे, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका की रचनाकार है। बताना कि रामचंद्रिका का रचनाकार कौन है। पहला है देव, दूसरा है केशव, या तीसरा है भूचर, चौथा है मथिराम। तो मैं बता दूं कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशव जी है। कौन है? केशव जी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तार सप्तक करेंगे। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, शो कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तार सप्तक के कितने कवियों की रचनाएं संकलित है? 4 या 7 या 10 या 100। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 7। कितने कवियों को संकलित है? 7 कवि इसमें संकलित है तार सप्तक में। ठीक है, तो ये सप्तक मतलब क्या होता है? 7। सप्तक मतलब 7, तो जहां भी आएगा तो 7 लगा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र के रचनाकार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है। बताना है कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है बाबू। पहला है
शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। अगला है देव व्यास, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो कुरुक्षेत्र का रचनाकार कौन है बाबू? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आपको पहले से पता है, नहीं पता तो रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की है? कह रहा है बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की है? व्रज में, अवधी में, या खड़ी बोली में, या भोजपुरी में, ठीक है। भोजपुरी तो नहीं होगा, खड़ी बोली नहीं होगा, अवधी नहीं होगा। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट व्रज में। किसमें किया है? ब्रज भाषा में किया है, ठीक है। असला अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको मैं कहता हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हास्य रस का अस्थायी भाव है। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? क्रोध, रति, भय या हास। तो ऑप्शन नंबर डी, हास। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है बाबू? हास है। क्या है? हास है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डरना नहीं है, एक एक प्रश्न को रटते हुए चलना है ताकि एक प्रश्न छूट ना पाए और अपने बोर्ड में 95 प्लस स्कोर कर पाए, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए मैं कितना जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ बाबू, ठीक है। देखिए 6 मिनट हो गया, हम लोग 11 प्रश्न कर लिए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर से जरूर करना है। अगला प्रश्न है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। बताना है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। मोस्ट प्रश्न है वाला 11, 16, 13 या 24, ठीक है। तो जो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होते हैं? 16 मात्राएं होती है। आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो रख लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, हर साल एग्जाम में आता है, हर साल एग्जाम में आता है, तो इसको इंपोर्टेंट में कर लीजिएगा कि पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार कौन है? रूपक है, उत्प्रेक्षा है, या उपमा है, या अनुप्रास है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि पीपर पात सरिस मंडोला में क्या है बाबू? उपमा अलंकार है। क्या किएगा वो? उपमा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि पंचवटी में प्रयुक्त समास है। पंचवटी, देखिए इसमें अंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां भी पंच मतलब संख्या का बोध हो जाए, जिस शब्द में संख्या का बोध हो जाता है तो हमेशा होता है द्विगु समास। क्या होता है? जैसे आ जाएगा त्रिनेत्र, ठीक ना, त्रिनेत्र आ गया, त्रि मतलब क्या होता है? तीन, तेरी क्या होगा? द्विगु है। जिसमें भी संख्या का प्रयोग किया गया, अंकों का प्रयोग किया गया, वो हमेशा द्विगु समास होगा। इसमें आ रहा है पंचवटी, तो पंच मतलब 5 होता है, तो क्यों होगा? द्विगु समास होगा। कर्मधारय भी नहीं होगा, द्वंद भी नहीं होगा, और तत्पुरुष भी नहीं होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची होता है तो सूर होता है, या जलायन जलयान होता है, या गगन होता है, या सुरसरी होता है। तो जो आपका गंगा का पर्यायवाची होता है सुरसरी होता है। क्या होता है वो? सुरसरी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको बताना कि अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन है वो? अभी। क्या है? अभी। उपसर्ग का मतलब जो शब्द के आगे जुड़े, कहाँ जुड़े? शब्द के आगे जुड़े। तो अभी क्या है? आगे जुड़ा है ना, तो क्या अभी हो जाएगा, ठीक है। समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उपसर्ग क्या होता है वो? जो शब्द के आगे जुड़ता है, ठीक है। इसमें शब्द के आगे जुड़ा है, अभी जुड़ा है ना, अभी जुड़ा है ना शुरू शुरू में, तो अभी नहीं होगा, अप भी नहीं होगा, अनु नहीं होगा, अभी हो जाएगा, ठीक है। तो जो शब्द के आगे जुड़ता है उसे बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तद, जो तद शब्द है कि चतुर्थी विभक्ति बताना है और एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा, ठीक है। बताना है कि तद जो शब्द है इसकी चतुर्थी विभक्ति, एक वचन और पुल्लिंग का रूप होगा। 3 होगा, तो होगा, या तस्मय होगा, या तस्य होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तस्मय। क्या होगा? तस्मय। याद रखना है। पद परिचय, पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार होते हैं? 2, 4 या 3 या 7। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या जाएगा? 2। पद परिचय की दृष्टि से पद कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। देख लीजिए, आपको दिखाई नहीं दिया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? 19वां प्रश्न कह रहा है कि कृतवाच्य में प्रधानता होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जब मैं 2024 का कितने कराया था 2025 एग्जाम के लिए, तो उसमें मैं इंपोर्टेंट बताया था और आया था, देखिए आ भी गया, ठीक है। तो कृतवाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की, कर्ता की, या कर्म की, या भाव की, ठीक है। तो कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? वो कर्ता की। किसकी होती है? कर्ता की। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं जल्दी जल्दी प्रश्न कर रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप आगे की तैयारी कर सकें। अगला प्रश्न है 20वां नंबर प्रश्न है और आखिरी प्रश्न क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपने पढ़ा होगा कि अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाक्य नहीं होगा, शब्द नहीं होगा, पद नहीं होगा। जो सबसे छोटी इकाई होती है क्या होती है? अक्षर, क्योंकि अक्षर से शब्द बनते हैं
और शब्द से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अक्षर होती है। तो अक्षर की परिभाषा होती है कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हमारा अक्षर होती है। तो इस तरह मैंने टोटल आपको 20 वर्ग के प्रश्न कराया है, और 20 में से जिसको मैंने वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है उसको आपको रट कर जाना है। क्या करके जाना है, रट कर जाना है, क्योंकि यही सब एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। 100% है बाबू। तो आपको इस विश्व वर्ग के प्रश्न जो इंपोर्टेंट लगा है उसको आज ही रट कर याद कर लीजिएगा। बाकी जो खंड ब है, खंड अ आपका खत्म हो गया है। खंड ब में वो क्या मिलेगा, वर्णात्मक प्रश्न मिलेगा, जिसमें आपने गद्य निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न को उत्तर देना। आपको जो भी 3 प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर देना है। ये भी 2 नंबर का रहेगा, ये भी 2 नंबर का रहेगा, और ये भी 2 नंबर का। टोटल 6 नंबर का प्रश्न है, और आपको अथवा करके भी देगा। इन दोनों को एक ही करना है। क्या करना है, इन दोनों में किसी एक को करना है। तो बाकी मैं इसको अगले वीडियो में कराऊंगा, सबका मैं उत्तर लिख कर लेकर आऊंगा वो, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में दिक्कत ना हो कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बाबू। अगर आपको नहीं सुना है तो फिर कमेंट जरूर करना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है आपके लिए। तो आपको बस कमेंट करना है बाबू कैसा वीडियो लगा है।